है। एक के बाद एक आप समीकरणों पर गौर करिए। ब्राजील का अमेरिका के खिलाफ होना, ऑस्ट्रेलिया का चीन की यात्रा पर होना, ऑस्ट्रेलियाई पीएम का चीन की यात्रा पर होना, शी जिनपिंग का हाल ही में जिस तरह से दुनिया को अपने साथ लेने का प्रयास और उसमें अमेरिका द्वारा रूस को और खफा कर देना, ताजा ताजा ब्रिक्स को यह कहते हुए अमेरिका का धमका देना कि हम तुम पर एडिशनल 10% टैरिफ लगा देंगे। ब्रिक्स में से एक देश सी के बाद जो BRI, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, उस इंडिया के विदेश मंत्री शी जिनपिंग के साथ, और ये कोई छोटी बात नहीं है साथियों, 5 साल बाद ये घटना घट रही है। वर्ष 2020 के बाद ये पहली बार है कि भारत के विदेश मंत्री शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस खबर के बहुत मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या इस समय एंटी अमेरिकी सेंटिमेंट्स को चाइना एक साथ करने में कामयाब हो गया है। यह सारी जानकारी आज के सेशन में करेंगे। इसी बीच में आपके दिमाग में उठ रहा जो बड़ा प्रश्न होगा वो यह है कि चाइना ने इंडिया पाकिस्तान के बीच जो चला फिलहाल जो युद्ध था, जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया था, उस समय पाकिस्तान का साथ दिया था, तो क्या ऐसे में भारत चीन को साथ लेकर चलने के लिए तैयार होगा या चीन के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार होगा? इसे काउंटर किया जा सकता है यह कहते हुए तो कौन सा अमेरिका हमारे साथ था। साथियों, अब भारत के सामने स्थितियां ऐसी हैं कि हमारे सामने दो बुरे लोग हैं, एक अमेरिका और एक चाइना। फिलहाल हमें कम बुरा चुनना है। कम बुरे के अंदर ट्रंप और शी जिनपिंग में से कौन कम बुरा है यह पहचानना है। आपको यह समझना होगा भारतीय होने के नाते कि दोनों ही हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप जिनका रवैया पूरी तरह से एक ऐसे व्यक्ति का हो गया है जो केवल और केवल बार्गेनिंग पर आधारित व्यवहार निभा रहे हैं कि आपको इतना फायदा, मुझे इतना फायदा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा यह नुकसान पहुंचा दूंगा। देशों का एक दूसरे पर विश्वास खत्म करने वाला इनका नजरिया रहा है। साथियों, आपको याद होगा अमेरिका ने दुनिया को अपने पक्ष में रखने के लिए और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए नाटो नाम का एक संगठन बनाया था जो कि यूएसएसआर के खिलाफ था। बाद में फिर एशिया पैसिफिक में उसने क्वाड नाम का एक संगठन बनाया, फिर और ज्यादा रीजनल होते हुए ऑकुस नाम से एक संगठन बना लिया। अमेरिका जनरली इस तरह की ग्रुपिंग में विश्वास रखता है। अमेरिका से सीखे हुए दुनिया के देशों ने ब्रिक्स और एससीओ नाम के संगठन बनाए। ये दोनों ही संगठन रूस और चाइना के दिमाग की उपज थे। रूस और चाइना के दिमाग की उपज में एससीओ की चर्चा आज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत के विदेश मंत्री अगर चीन गए हैं तो कोई तो प्रयोजन भी लेकर गए होंगे। ऐसा नहीं होगा कि भारत के विदेश मंत्री वहां हैं और बस यूं ही मुंह उठाकर पहुंच गए, कोई कारण नहीं था, ऐसा नहीं। हमने बकायदा प्रयोजन भी चुना। हम गए एससीओ की बैठक में। अब आप पूछेंगे ये एससीओ है कि खत्म ही नहीं हो रहा है? थोड़े दिन पहले आप बताए थे कि हमारे रक्षा मंत्री वहां की बैठक में गए हुए हैं, तो समझ लीजिए साथियों, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 10 देशों का ऐसा समूह जिसमें भारत, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ये सारे देश जो सेंट्रल एशिया से लेकर के एशिया की प्रमुख कंट्री कहे जा सकते हैं, वो सभी की सभी इस संगठन में हैं। इनके हेड ऑफ स्टेट्स की बैठक होनी है और उससे पहले सारे के सारे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, डिफेंस मंत्री, ये सब मिल रहे हैं और ऐसे में विदेश मंत्रियों की बैठक प्रस्तावित थी। आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले मैंने एक मीटिंग में एक न्यूज में बताया था कि भारत के रक्षा मंत्री भी गए थे एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर की बैठक में, जहां पर भारत के रक्षा मंत्री ने यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि वो एससीओ समिट का जो पत्र निकला है उस पर साइन नहीं करेंगे। मना करते हुए यह कहा था कि हम साइन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आपने पहलगाम हमले को स्थान नहीं दिया है। अब हमारे विदेश मंत्री यहां पहुंचे हैं। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, जब पहलगाम को जगह नहीं दी तो हमारे विदेश मंत्री को नहीं जाना चाहिए था। साथियों, बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स में यह आप लोगों को भी बहुत समझना आवश्यक है कि इस समय कोई किसी का परमानेंट शत्रु नहीं, कोई किसी का परमानेंट मित्र नहीं, केवल आपदा ही अवसर बनकर के सामने खड़ी है। ऐसे में फिलहाल भारत एससीओ को कैसे अपने पक्ष में रख सकता है, ब्रिक्स का कैसे लाभ ले सकता है, या फिर अमेरिका के बदलते रवैये को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है, यह सब हमें विचारना होगा। एससीओ के बारे में मैं हल्का सा ब्रीफ में बता दूं, संघाई सहयोग संगठन के नाम का समूह है जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। भारत, पाकिस्तान 2017 में इसके अंदर मिले थे। इसके बाद 2023 में इसमें ईरान शामिल हुआ और अंततोगत्वा इसमें बेलारूस शामिल हो गया।
कुल मिलाकर अब 10 कंट्री इस समय एससीओ के सदस्य हैं और इन एससीओ के सदस्य देशों की बैठकें होती हैं। हर साल होने वाली बैठक में एक बैठक होती है हेड ऑफ स्टेट्स की, एक होती है हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की। हेड ऑफ स्टेट्स की बैठक में राष्ट्रपतियों को बुलाया जाता है, तो वो होना प्रस्तावित है। और ये हेड ऑफ स्टेट की जो बैठक है, अभी इसका डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन यह बैठक जब होगी उस समय पर भारत की तरफ से भारत की प्रेसिडेंट जो है वो इस बैठक के अंदर पार्टिसिपेट करती दिखेंगी। वहीं दूसरी तरफ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की जब बैठक होगी तो उस समय पर देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो लोग इस बैठक में हाजिर होते हैं। ऐसे में एससीओ के अंदर तियानजिन समिट, जिसमें हेड ऑफ स्टेट्स मिलने वाले हैं, जिसकी डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, ये इस बार चाइना में होने वाली है। और चाइना में होने वाली इसी बैठक से पहले भारत के तमाम रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री या दुनिया के ये जो 10 देश हैं, इनके रक्षा मंत्री, इनके विदेश मंत्री आपस में मिलने निकले हुए हैं। आपने रक्षा मंत्री की पिछले महीने हुई बैठक देखी थी, जिसमें पहलगाम का मामला आया था। अब ये जो डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक थी, अक्सर ऐसा होता है कि जब हेड ऑफ स्टेट्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट्स मिल रहे होते हैं, उनसे पहले उनके मंत्री लोग मिल रहे होते हैं। मैंने पिछली बार भी आपको यह जानकारी दी थी। कई बार आप देखते हैं कि जब राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे होते हैं तो आपस में कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं, बहुत सारे साइन हो रहे होते हैं और हम सुनते हैं कि इतने एमओयू पर हस्ताक्षर हो गया, इतना बड़ा काम बन गया, इस तरह की न्यूज हम सुन रहे होते हैं। लेकिन सही मायने में वो हस्ताक्षरों को जब आप होते हुए, फाइलों का एक्सचेंज होते हुए दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच जब देखते हैं तो ये जरूर समझिएगा कि वो पहले से ही तैयारियां पूरी हो चुकी होती हैं। उस दिन तो केवल सेरेमोनियल होता है और वो जो तैयारियां पूरी हो चुकी होती हैं उसके लिए ही ये लोग इतने दिनों पहले आपस में मिल रहे होते हैं। अर्थात रक्षा मंत्रियों की जो बैठक होगी, दुनिया के जितने 10 देश हैं वो आपस में पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि हम उस दिन जब हमारे सब लोग मिलेंगे तब क्या क्या बातें करेंगे। ऐसे ही जब विदेश मंत्रियों की बैठक होगी तो उस समय सब लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे। केवल फाइनल जो लेटर एक्सचेंज होंगे वो जब हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट मिलेंगे तब होंगे। ऐसे में रक्षा मंत्रियों की बैठक आप सभी ने देखी थी। राजनाथ सिंह जी 25 जून के दिन चाइना ही गए हुए थे, साफ कह दिया था कि हम भाई इसके अंदर अगर आप पहलगाम शामिल नहीं करेंगे तो हम शामिल नहीं होंगे। ऐसे में अब हमारे विदेश मंत्री चाइना की यात्रा पर हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में विदेश मंत्रियों की बैठक में गए हैं। इन विदेश मंत्रियों की बैठक से सवाल बड़ा यह बनता है कि यहां पर भारत के विदेश मंत्री की चाइना में यह 5 साल में पहली यात्रा है। और ऐसे में जब यह यात्रा हो रही है तो लोग ना केवल इस यात्रा के मायने निकाल रहे हैं बल्कि बनते हुए अन्य समीकरण तलाश रहे हैं, क्योंकि विदेश मंत्रियों तक की बैठक होती तो शायद इतना प्रभाव ना होता, लेकिन शी जिनपिंग से जो मुलाकात हुई है उसने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। एस जयशंकर साहब गए थे विदेश मंत्री से मिलने के लिए, लेकिन ये यहां पर वाइस प्रेसिडेंट होंग जेंग सुन से भी मुलाकात करते हैं, यहां पर अपनी बात रखते हैं कि हम चाइना के बारे में क्या सोचते हैं। चाइना के वाइस प्रेसिडेंट होंग जेंग जो अपनी तरफ से अपडेट देते हैं कि मेरी भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई और इस सक्सेसफुल वार्ता में यह निकल कर आया कि जब से प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग कजान में मिले हैं तब से भारत और चीन के रिश्तों में सुधार देखने को मिला है। दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ने को तैयार हैं। सस्टेन्ड तरीके से दोनों देश एक दूसरे के साथ ग्रोथ करने को तैयार हैं। भारत ने अपनी तरफ से एससीओ को जो इस बार चाइना होस्ट कर रहा है उसका उनको अभिवादन किया। साथ में यह भी हुआ कि भारत के विदेश मंत्री अपने चीनी समकक्ष वांग वी से भी मुलाकात की है। कहा जाता है कि चीन में शी जिनपिंग के बाद अगर कोई दूसरा सबसे पावरफुल व्यक्ति है तो वो वांग वी है। तो एस जयशंकर साहब की मुलाकात वांग वी से भी होती है। वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात होना, वांग वी से मुलाकात होना, यह बहुत मायने रखने वाली बात है। फिर से मैं याद दिला दूं, एससीओ की समिट में 10 विदेश मंत्रियों की बैठक होनी थी, बस इतना ही काम होना था। लेकिन आप वाइस प्रेसिडेंट से मिलते हैं, आप वांग वी से मिलते हैं जो विदेश मंत्री, और अब आप राष्ट्रपति से भी मिल रहे हैं। यह दर्शाता है कि आपकी बैठक में एससीओ में जाना केवल एक बहाना था, लेकिन चाइना के साथ भारत के रिश्ते सुधरे या सुधरते चाइना के सुधरते दिखें, यह अमेरिका को बताना था। यही हमारा प्रयास था। एस जयशंकर साहब यहां जाते हैं, साथ में अपनी बातें रखते हैं और कहते हैं कि हमारे रिलेशन कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे होने चाहिए। साथ ही साथ बॉर्डर पर हम नॉर्मलाइजिंग पीपल टू पीपल एक्सचेंज को देखते हुए आगे बढ़े और यह ध्यान रखें कि हम रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड मेजर्स का उपयोग ना करें। यह असली खेला था जो विदेश मंत्री जाकर यहां पर खेल गए। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हम जब एक दूसरे के म्यूचुअल रेस्पेक्ट की, म्यूचुअल इंटरेस्ट की, म्यूचुअल सेंसिटिविटी की चर्चा कर रहे हैं, तब साथ में हम एक लाइन और बोल रहे हैं कि हमें रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड मेजर्स और रोड ब्लॉक्स से बचना होगा। यह क्या कहानी है जो जयशंकर साहब जाकर चाइना में कहा है? अब ध्यान से समझिएगा। असल मायने में जब भारत के विदेश मंत्री इनके विदेश मंत्री से मिल रहे हैं तो इनको यह बात याद दिला रहे हैं कि सर देखिए, हम लोग
दुनिया में अलग अब हो नहीं सकते, बॉर्डर शेयर हो चुके हैं तो साथ तो रहना ही है। को एग्जिस्टेंस पीसफुल होगा तो बहुत अच्छा होगा, साथ साथ कॉमन डेवलपमेंट को लेकर काम करेंगे, विन विन कॉपरेशन को लेकर काम करेंगे तो बेहतर होगा। कंपटीशन हो लेकिन प्रतिस्पर्धा सहयोगात्मक रूप से बढ़े, लोग एक दूसरे के साथ प्रतिरोध के रूप में आगे ना बढ़े, सहयोग के रूप में आगे बढ़े। भारत के विदेश मंत्री ने यहां पर एक अच्छी बात कही और वो ये था कि भारत को उम्मीद है कि एससीओ की आगामी बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर भी ध्यान दिया जाएगा कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करना है। हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं लेकिन वो विवाद नहीं बनने चाहिए और ना ही प्रतिस्पर्धा संघर्ष में बदलनी चाहिए। यह तो एक ऐसी कोटेशन है जिसे लिखा जा सकता है कि मतभेद हो लेकिन विवाद ना बने, प्रतिस्पर्धा हो लेकिन संघर्ष ना बने। यह भारत जाकर चीन को लेसन सिखाता है और यह लेसन बहुत मायने रखता है साथियों। हम चाइना के साथ कॉम्पिटिटिव ही कंपटीशन रखते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जब सप्लाई चेन की बात हो तो भारत का नाम सप्लाई चेन में टॉप पर काउंट किया जाए। ऐसे में चीन से हम कह रहे हैं कि हम कंपटीशन रखते हैं आपसे लेकिन प्रतिरोध नहीं रखते। आपसे हम नहीं चाहते कि संघर्ष करें इस बात पर कि कौन आगे निकल गया, आप भी ऐसे ही बढ़िए, ठीक है। भारत ने अपनी तरफ से पहलगाम के मामले को फिर से यहां पर रख दिया, यानी कि एक तरह से विदेश मंत्री ने यह कहा कि आतंकवाद को आपको यहां जगह देने की आवश्यकता है, कि हम आतंकवाद को टॉलरेट नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक बात हो कि ट्रेड मेजर्स पर प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, यह क्या कहानी है अब वो सुनो। आपको याद हो थोड़े दिन पहले जब अमेरिका ने चाइना के ऊपर ट्रेड के समय ट्रेड टैरिफ्स लगाए थे और कम से कम 150% तक टैक्स लगाता हुआ चला गया था, तब चाइना ने एक तगड़ा दाव चला था और वो दाव ये था कि इसके पास में रेयर अर्थ मिनरल्स भर भर के हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट का प्रचुर उत्पादन करता है। रेयर अर्थ मैग्नेट क्या होते हैं मैं अभी बताऊंगा, लेकिन चाइना ने दुनिया को एक तरह से प्रेशर में डालने के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट का एक्सपोर्ट रोक दिया था, जिससे दुनिया भर की जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं वो सकते में आ गई। अमेरिका भी चीन के साथ डील करने में कामयाब इसीलिए हुआ, या अमेरिका झुका ही इसलिए क्योंकि असल में चीन ने अमेरिका की वो नब्ज पकड़ ली थी। कहानी क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। आप यहां पर एक बार फिर से इस विषय को ध्यान से सुने। वी मस्ट अवॉइड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड मेजर्स एंड रोड ब्लॉक। जयशंकर साहब ये क्यों कह रहे हैं? ये कह इसलिए रहे हैं क्योंकि भारत के विदेश मंत्री के इस बयान में रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं और जो मेटल्स हैं वो चीन के द्वारा रोका जाना एक बड़ा विषय बना हुआ है। मैं आपको यहां एक न्यूज दिखाता हूं, ये 10 जून की खबर है। चाइना एक्सपोर्ट कर्ब ऑन रेयर अर्थ मैग्नेट थ्रेटन्स इंडिया ईवी मोमेंटम, ऐसा क्रिसिल ने कहा था। अब इस बात को समझिए, देखिए चाइना के साथ जब हमारा झगड़ा चल रहा था ना, अमेरिका और चाइना का जब झगड़ा चल रहा था, उस समय सारा की सारा कंट्रोल इस बात पर आकर टिका था कि रेयर अर्थ मेटल्स किसके पास ज्यादा हैं और उनसे बनने वाला मैग्नेट किसके पास ज्यादा है। मैं बताऊं पहले कि यह होता क्या है, उसका उपयोग पहले समझ लीजिए। देखिए आज के समय में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे हैं ना, उसके अंदर जो मशीन चल रही है उस मशीन में हाई टॉर्क पैदा होता है रेयर अर्थ से बनी हुई मैग्नेट के कारण। हैवी रेयर अर्थ मटेरियल जैसे कि डायस्प्रोयम, टर्बियम, ये सभी वो एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मोटर है ना, वो इसी की वजह से बहुत अच्छे से काम कर पाती है। आप अगर विंड टरबाइन चलाना चाहते हो, आप डिफेंस एप्लीकेशंस को काम में लेना चाहते हो, आपको हर जगह पर रेयर अर्थ मैग्नेट की जरूरत पड़ती है। और रेयर अर्थ प्रोडक्शन में, मतलब मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन में और रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने में चाइना दुनिया का लीडर कंट्री है। आप देख सकते हैं कि दुनिया के कुल प्रोडक्शन का 44% शायद ये अकेला कर रहा है। इस तरह का इसके अंदर प्रोडक्शन स्केल पर काम कर रहा है। ऐसे में चाइना ने, जब ये अमेरिका चाइना के बीच झगड़ा शुरू हुआ, उसने अपनी तरफ से बोल दिया कि मैं अब आपको आने वाले समय में ये माल नहीं दूंगा, दुनिया के किसी देश को नहीं दूंगा, ताकि अमेरिका पर प्रेशर खड़ा हो। और वो हो गया। अमेरिका तो इनसे डील करके ले गया, लेकिन हमारी डील नहीं हुई। और दुनिया के लिए जब चाइना ने यह कहा कि मैं मैग्नेट नहीं दूंगा, तो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनियां जो हैं, या जो हमारे देश के अंदर ईवी मशीन बनाने वाली जो कंपनी है, वो टेंशन में आ गई। जब टेंशन में आ गई कि भाई ये रेयर अर्थ मैग्नेट अब नहीं आएगा, अब क्या होगा, तब विदेश मंत्री से कहा गया कि साहब चाइना जाओ और जाकर के उनसे बात करो। झगड़ा अपनी जगह है, लेकिन यह क्या मतलब है कि आप अपना सामान नहीं भेज रहे हैं, अब हम क्या करेंगे?
ये तो बड़ी मुसीबत आ गई। विदेश मंत्री ने यही बात जाकर के यहां पर रखी। भारत की तरफ से इस बात को यहां रखा गया कि साहब आप ये लोग जो काम कर रहे हो ना, इन्होंने कहा कि ये रोड ब्लॉक मत करिए, ये जो आपने अर्थ मैग्नेट की सप्लाई पर जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है इसमें कॉपरेशन रखिए। भारत ने अपनी तरफ से एक तरह से कहिए तो अपने जो उद्योग धंधे हैं उनके हित की बात चीन में जाकर के रखी। एक और चीज कि साहब ऐसे तो कल को ये कभी भी हमारी नब्ज पकड़ लेगा, बिल्कुल, तो अब क्या करें। ऐसे में भारत ने जब चाइना ये खेला खेल रहा था, हमने भी रेयर अर्थ मैग्नेट इंडिया में बनाने के कारखानों पर बजट अनाउंस कर दिया। इंडिया ने अपनी तरफ से एक स्कीम लॉन्च करते हुए उसी समय पर ही यह तय किया कि अब हम भी अपने स्तर पर प्रोडक्शन करेंगे। तो क्रिटिकल मिनरल के केस में भारत ने रेयर अर्थ मैग्नेट हैदराबाद में डेवलप करने के लिए अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी। तो एक तरफ हम चाइना से बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ खुद से रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्माण पर भी काम करना शुरू कर रहे हैं। ये बातें हमने वांग वी के सामने भी रखी, वाइस प्रेसिडेंट के सामने भी रखी, और आज की जो ताजा सुर्खी बनी वो ये कि भारत के विदेश मंत्री जाकर मिल लेते हैं शी जिनपिंग से, और जाकर के वो द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं और हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से उनको अपनी तरफ से वो प्रेषित करते हैं, अभिवादन प्रेषित करते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, दोनों के बीच की बातों को यहां पर पहुंचाया जाता है। तस्वीरें जैसे ही वायरल होती हैं कि साहब हमारे विदेश मंत्री जाकर मिल लिए हैं, इसके तमाम प्रकार के मायने निकाले जाने लगते हैं। तब मायने निकलते हैं कि ये तो वैसा ही हुआ जैसे शी जिनपिंग के साथ में प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी पिछले साल, जिससे सारे रिश्ते सुधर गए थे, और अब शी जिनपिंग जिस तरह से विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, ऐसे में भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात होना भारत के लिए ट्रंप को चिढ़ाने का एक और कदम हो सकता है। इसको आप ऐसे समझिए, ब्राजील के खिलाफ ट्रंप हो रखे हैं, लूला डी सिल्वा से नाराज हैं, और हमारे प्रधानमंत्री लूला डी सिल्वा से वहां का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार लेकर आ जाते हैं। भारत, अमेरिका चाइना से खफा हो रखा है, हम चाइना से जाकर मिल रहे हैं। अमेरिका बार बार कह रहा है कि ब्रिक्स कंट्री हमारे खिलाफ प्रयास कर रहे हैं, मैं उस पर 10% टैरिफ लगा दूंगा, उसके बावजूद हम जाकर इनसे मिल ले रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि भारत अमेरिका के साथ होने वाली डील से पहले अमेरिका को यह रियलाइज कराने में लगा है कि अल्टीमेट विकल्प आप ही नहीं हो। अगर ऐसा होता है तो हम अन्य अवसर भी तलाशते रहेंगे। संभवतः यही करने के लिए विदेश मंत्री यहां गए हो। फिलहाल आप उन्हें मैग्नेट से समझ लें, लेकिन यह तय है कि भारत और चीन आतंकवाद पर हमेशा पाकिस्तान के लिए एक जैसे नहीं हो सकते। चीन के अपने निहित स्वार्थ हैं, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ खेला खेलता है। भारत को सीमा क्षेत्र पर जिस तरह चीन से रिफ्ट पैदा होती मिलती है, वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। और ताजा अभी जो तिब्बत के अंदर दलाई लामा वाला जो मामला है, जो भारत के अंदर शरणार्थी बनकर धर्मशाला में है, उन्हें चाइना के द्वारा ना पहले एक्सेप्ट किया गया था, ना अब एक्सेप्ट किया गया है। और चाइना भारत को लेकर इस बात पर बहुत खफा होता है कि अब तिब्बत के आंतरिक मामले में, या फिर कहिए चीन के आंतरिक मामले में क्यों फोकस करते हैं, जबकि भारत तिब्बत को लेकर के मन में यह रखता है कि यह कब्जा किया हुआ स्थान है, तुमने जबरदस्ती पकड़ा हुआ है। खैर जो भी है, भारत तिब्बत के मामले में अपनी तरफ से उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का ही मामला मानता है और कहता है चाइना से कि भैया देखो, आप अपने तरह से खेलो, हम अपने तरह से रहते हैं। धर्म के नाम पर दलाई लामा जो कर रहे हैं वो करने दें। लेकिन चाइना में लोग ये मानते हैं कि भारत तिब्बत के मसले को उठा करके चाइना भारत के रिश्तों में कहीं ना कहीं कांटे चुभोता है। खैर जो भी है, इन सब चीजों का एक ही सार निकलता है, और वो ये है कि भारत को अपनी स्थिति का भरपूर उपयोग करना होगा। हम अब पाकिस्तान की तरह तो नहीं है कि जो भी हमें आए और गोदी में उठाकर खेलने लगे। अब हम वयस्क हो चुके वो राष्ट्र हैं जिसका अपना से मायने रखता है। भारत डिसाइड करता है कि हमें चाइना के साथ किस तरह का व्यवहार रखना है, रूस के साथ कितना व्यवहार रखना है, और ट्रंप को कैसे हैंडल करना है। ऐसे में भारत का चीन के साथ बदलता हुआ जो ये नजारा है, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील जल्दी ही हो, ऐसी हम कामना करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। धन्यवाद।